हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो प्रिय बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत करता हूं। एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन विज्ञान की स्टडी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आपको और वीडियो मिलते रहेंगे और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे दूसरे बच्चे भी विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों, आज हम आपके इस चैप्टर आपका जो 15 चैप्टर है विज्ञान का 9th कक्षा का, उसको शुरू करते हैं। उसका नाम है आपका खाद्य संसाधनों में सुधार। चलिए शुरू करें। खाद्य संसाधनों में सुधार। अब हमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों है, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए विषय सूची हम पढ़ेंगे। फसल उत्पादन में उन्नति क्या होती है, फसल की किस्मों में सुधार क्या होता है, फसल उत्पादन में सुधार, पोषक प्रबंधन, खाद, उर्वरक, सिंचाई, फसल पैटर्न क्या होता है, फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, ये सभी टॉपिक हम इसमें करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पशु कृषि क्या होती है, कुक्कुट या मुर्गी पालन क्या होता है, फिशरीज या मत्स्य पालन क्या होता है, मधुमक्खी पालन क्या होता है। ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला टॉपिक जो है आपका फसल उत्पादन में उन्नति। तो बच्चों, फसल उत्पादन में उन्नति क्या है, देखिए फसलों के प्रकार जिनमें हम निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं। ठीक है, नंबर 1 अनाज। इनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं, ये फसलें कहलाती हैं। दूसरा बीज। पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते, जैसे सेब का बीज, चेरी का बीज। खाने वाले बीजों के तिल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली हमें वसा प्रदान करते हैं। इसके बाद आती है दालें। दालें क्या प्रदान करती है हमें, प्रोटीन, जैसे चना, मटर, मसूर आदि जो है ये हमें प्रोटीन देती हैं। उसके बाद आती है आपकी हरी सब्जियां जैसे मसाले, फल, ये हमें विटामिन, खनिज लवण, जैसे सेब, आम, चेरी जो है, तरबूज है, सब्जियां हैं, ये फल हैं, जैसे सब्जियां हैं, पालक हैं, पत्तीदार सब्जियां हैं, मूली, ये सभी हमें क्या देती हैं, विटामिन और खनिज पदार्थ देते हैं। उसके बाद बच्चों आता है चारा। चारा फसलें क्या होती है, जैसे आपका बाजरे लगाते हैं आप, जौ लगाते हैं आप। ठीक है, ये पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये था फसल उत्पादन में। अब इसमें बाद आता है हमारा फसलों के मौसम के डिपेंड होने पर 2 प्रकार की फसल होती है, यानी मौसम के ऊपर या मौसम के हिसाब से 2 प्रकार की फसल होती है। ये आप 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ रहे हैं, 9वीं में अभी पढ़ रहे हैं, तो आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पहली आपकी खरीफ फसल, ठीक है, दूसरी होती है रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होती है बच्चों, वे फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बरसात में उगाते हैं, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। जो आजकल हम उगाई हुई है उनको हम खरीफ फसलें कहते हैं। जैसे आपकी धान, मक्का होती है, अरहर होती है, मूंग की दाल, उड़द की दाल होती है, ये आपकी खरीफ की फसलें होती है। दूसरी होती है रबी की फसलें, वे फसलें जो शीत ऋतु में, ठीक है, यानी जब सर्दियाँ होती है आपकी नवंबर दिसंबर से लेकर तब उगाई जाती हैं, तो उनको हम अप्रैल माह तक उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक। इनको बोलते हैं हम रबी की फसलें, जैसे चना, मटर, गेहूँ, सरसों आदि। तो 2 प्रकार की फसलें होती है मौसम के अनुसार। उसके बाद आता है फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों के निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 फसल की किस्मों में सुधार। तो फसल की किस्म में सुधार के कारक हैं अच्छे और स्वस्थ बीज। तो इसके लिए क्या होता है, अच्छे और स्वस्थ बीज मिले तो ही हम फसलों की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। अब ये कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए संकरण। तो संकरण विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले बीजों को तैयार करने की विधि है। तो संकरण क्या है, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधों की किस्में तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। फसल गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से बच्चों, ये देख लेते हैं। तो पहला है इसमें उच्च उत्पादन, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रति एकड़ फसल की प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा है उन्नत किस्में, यानी अच्छी प्रकार के जो हमारी क्वालिटीज़ के बीज हैं उनको इस्तेमाल करना। उन्नत किस्में जैसे फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों में संरक्षण यानी स्टोरेज की गुणवत्ता। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता। तो जैव जैसे रोग, कीट और नेमेटोड्स होते हैं, ये होते हैं आपके जैव, और अजैविक होते हैं जैसे सूखा और अम्लता, क्षारता, जल क्रांति, गर्मी, ठंड और पाला आदि। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हमें ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इनके विरुद्ध लड़ने में सक्षम हो।
तो इन परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसलों का निर्माण करना आवश्यक है जिससे कि इनका उत्पादन अच्छा हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्यापक अनुकूलता। तो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी रखने में सहायक होता है। एक ही किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आता है बच्चों ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ठीक है, यानी आपके जो वॉलंटरी यानी इच्छा के अनुसार जो आप विज्ञान के साथ फसलें उगाएं। देखिए, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। इस प्रकार जो है सस्य विज्ञान वाली किस्में जो है अधिक उत्पादन करने में सहायक होती हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें बच्चों फसल उत्पादन में सुधार। पहले तो था प्रोडक्शन में सुधार, दूसरा आता है फसल उत्पादन में सुधार। किस्मों के सुधार के बाद फसल उत्पादन। तो किसानों के द्वारा बच्चों विभिन्न प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको आजकल घास काटने के लिए, फसल काटने के लिए जो है आजकल जो है बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। आप इंजन का इस्तेमाल करते हैं, फसल काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे आपका जो समय बचता है और आपकी जो लेबर हो वो बच जाती है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए, तो विभिन्न किस्में नंबर एक इसमें जो है पोषण प्रबंधक। पहला है पोषक प्रबंधक। तो दूसरे जीवों की तरह पौधों की वृद्धि में हेतु कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व क्या होते हैं कि शरीर की वृद्धि, चाहे वो पौधा है चाहे मनुष्य की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं कार्बन, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और शेष 13 पोषक तत्व जो होते हैं वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ये थे आपके पोषक प्रबंधक। उसके बाद आता है बड़े पोषक और छोटे पोषक, यानी वृहद और सूक्ष्म। तो वृहद पोषक में क्या आता है, ये आता है नाइट्रोजन गैस होती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। ठीक है, इसके अलावा जो है फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आदि वृहद पोषक तत्व है जिनकी ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। उसके बाद होते हैं सूक्ष्म पोषक जिनकी बड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वो है लोहा, मैंगनीज, ठीक है, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। तो इनकी आवश्यकता पौधों को बड़ी कम मात्रा में होती है। तो अधिक उत्पादन करने के लिए हमें मिट्टी में खाद के रूप में और उर्वरक के रूप में इन पोषक तत्वों को डालते रहना चाहिए ताकि पौधों को ये पोषक तत्व मिलते रहें। अब खाद क्या है बच्चों, ये देख लेते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, आपको पता ही है ना। खाद एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद जो है कम मात्रा में पोषक देते हैं क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। अब खाद जो है जंतु के अपशिष्ट पदार्थों से, जैसे गोबर, कचरा, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा आदि से गला सड़ाकर बनाई जाती है, आपको पता ही है। तो खाद को भी हम दो तरह के भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। अब कंपोस्ट का मतलब होता है जो खाद बनाई जाती है कचरे को गला सड़ाकर, और वर्मी कंपोस्ट होता है जो केंचुओं के द्वारा जो है, वर्म्स के द्वारा जो है गला सड़ाकर जो है चीज़ों को उसकी खाद बनाई जाती है। तो इसके लिए जो है दो तरह के पदार्थ होते हैं, आपको पता ही है। कचरा भी हमारा दो तरह का होता है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो अपने आप गल सड़ जाते हैं, जिसमें आते हैं आपका कूड़ा करकट, पशुओं का गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि। ठीक है, तो ये जो है जीवाणु और कवकों द्वारा गला सड़ा दी जाते हैं और खाद में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। अब जब यह कंपोस्टिंग केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है तो हम इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरी खाद आती है आपकी हरी खाद। वर्मी कंपोस्टिंग के बाद आती है हरी खाद। देखिए, फसल उगाने से पहले आपने इसका नाम सुना होगा पहले शायद। तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार जो उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर जो है हल चलाकर खेत की मिट्टी को मिला दिया जाता है। ठीक है, अब ये पौधे क्या करते हैं, हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण कर देते हैं। हरी खाद का मतलब हुआ कुछ पौधे जो हैं हम वहीं पे ज़मीन में ही काट के उनको हल चला देते हैं और मिट्टी में उनको दबा देते हैं। इससे क्या होता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में मिट्टी में मिलता है। इसको बोलते हैं हरी खाद। ये थी खाद आपकी दो प्रकार की। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा उर्वरक। अब उर्वरक क्या होता है, देखिए, उर्वरक व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं पोषक तत्व होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और यह आसानी से जल में घुल जाते हैं और पौधे भी इनको जल में घुलने के बाद आसानी से अवशोषित जड़ों के द्वारा कर लेते हैं। तो ये होती है उर्वरक। अब बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो ये देख लेते हैं हम। देखिए, खाद नंबर 1 यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जबकि उर्वरक यह अकार्बनिक होते हैं। खाद प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं जबकि उर्वरक आपको पता है रासायनिक पदार्थों से मिलकर बन देते हैं।
खाद जो है कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। चौथा, खाद सस्ती होती है अतः घर और खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे होते हैं जबकि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। उसके बाद पांचवा, खाद धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होती है, जबकि उर्वरक पानी में घुल जाती है जो कि जल्दी से पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है। खाद जो है आसानी से भंडारित की जाती है और इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता है, जबकि उर्वरक जो है भंडारण एवं स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये प्रश्न भी आता है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताएं, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिंचाई। अब सिंचाई क्या है? फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को आप सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के तरीके कौन है? कुएँ, पहला कुआं है। अब ये कुएँ बच्चों दो प्रकार के होते हैं, खुद खोदे हुए कुएँ और दूसरे नलकूप, ठीक है। तो अब जो खुदे हुए कुएं होते हैं ना, उनके द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को हम इकट्ठा करते हैं। अब जो नलकूप होते हैं या हैंडपंप होते हैं, उनके द्वारा पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। जो नीचे पानी होता है गहराई में उसको हम नीचे निकालते हैं। तो इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी पंप द्वारा निकाला जाता है। तो ये थे आपके कुएं। दूसरा है सिंचाई का साधन, दूसरा नहरें। अब नहरें आपको पता ही है, सिंचाई का बहुत विस्तृत और व्यापक तंत्र होता है। इसमें से पानी जो है एक अधिक जलाशयों या नदी द्वारा जो आता है और मुख्य नहर से छोटी छोटी नहरों में बनाकर हम खेतों तक पहुंचाते हैं। तो ये होगी नहरें। उसके बाद तीसरा संसाधन है बच्चों आपका नदी का जल या नदी जल उठाव प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, हम नदियों में पंप लगाते हैं और सीधा पाइपों के द्वारा खेतों में पानी को पहुँचा देते हैं। इसको बोलते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। उसके बाद आता है आपका तालाब। तो तालाब आपको पता ही है, आपके आसपास तालाब होंगे या आपने तालाब बनाए होंगे। तो तालाबों में भी क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है और छोटे छोटे क्षेत्रों में आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर इस पानी को आप खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा आता है आपका पानी का संरक्षण। तो वर्षा के पानी को आप सीधे सीधे किसी टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं या ज़मीन में गड्ढा करें तब भी इकट्ठा कर सकते हैं, या अपने छत पे आप दीवारें बनाएं वहाँ पे भी पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उस पानी को पाइपों के द्वारा किसी दूसरे गड्ढे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम पानी का संरक्षण करते हैं। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा फसल पैटर्न। फसल पैटर्न क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, फसल की वृद्धि हेतु हम अलग अलग तरीके से जो है फसलें उगाते हैं, यानी हम बदल बदल कर खेतों में फसलें उगाते हैं। इसी प्रक्रम को हम फसल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला आपका मिश्रित खेती। तो दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाने को हम मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे गेहूं और चना एक ही खेत में उगाया, मूंगफली और सूरजमुखी का फूल भी हमने एक ही खेत में उगाया। तो मिश्रित खेती क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ इकट्ठे खेत में उगाना। अब दूसरा आता है बच्चों हमारा अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या होता है? देखिए, अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट स्पेशल पैटर्न बनाकर उसमें उगाते हैं। तो कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल उगाते हैं और उसे एकांतर में स्थित हम थोड़ी दूरी के स्थित दूसरी पंक्ति डालते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी फसल उगाते हैं। जैसे सोयाबीन प्लस मक्का हो गया, ये हम उसके बाद बाजरा प्लस लोबिया। तो इस प्रकार हम फसलों का पैटर्न बनाते हैं और हम उसको अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। उसके बाद आता है आपका फसल चक्रण। तो फसल चक्रण क्या है? देखिए, किसी खेत में क्रमवार पूर्वक यानी किसी खेत में क्रमानुसार हम नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाने के लिए प्रक्रिया फसल चक्रण कहलाती है। तो फसल चक्र क्या होती है? किसी भी खेत में क्रमानुसार जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम फसलों को उगाते हैं, उसे फसल चक्र कहते हैं। अब यदि बार बार एक ही प्रकार की फसल हम एक खेत में उगाएंगे तो उससे क्या होगा, उस खेत में उस पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जिससे फसल जो है उत्पादन में गिरावट आएगी। इसलिए हमें फसल चक्रण करना चाहिए, बार बार जो है पोषक तत्वों को खेतों में देना चाहिए। तो पोषक तत्व जो खेतों में कम हो जाते हैं वो उस फसल को हम कुछ समय के लिए बंद कर दें और फसल उगाएं, तो उससे क्या होता है, उस खेत में उस प्रकार के पोषक तत्व अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हमें फसल चक्र करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है? देखिए, ये हमें रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाने ही फसल संरक्षण कहलाता है। यानी जो हमारा क्रॉप कंजर्वेशन क्या होता है कि हमें क्रॉप को विभिन्न प्रकार के जो हमारे कीट होते हैं, हानि पहुंचाने वाले जीव होते हैं, उनसे बचाना। तो इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए हमें नीचे दिए गए तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। हमें फसल की वृद्धि के समय कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए और जो जीव फसल को खराब करते हैं हमें उन्हें मानव उपयोग में
नहीं रहती है, इसलिए इनको पीड़ित कहलाते हैं। यानी जो पीड़ित होते हैं वो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, तो हमें इनको पीड़ितनाशी का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम फसलें उगाते हैं। तो पीड़ितनाशी का इस्तेमाल करते हैं और यह कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला है खरपतवार। तो फसलों के साथ साथ आपको पता है कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिनको हमें खेतों में आवश्यकता नहीं होती है। तो इन पौधों को जो अपने आप खेतों में फसल के साथ उग जाते हैं उनको बोलते हैं हम खरपतवार। ठीक है, जैसे जेंथियम और पार्थोनियम। उसके बाद आता है कीट। अब कीट क्या है बच्चों? कीट जो विभिन्न प्रकार के फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये जड़, तना या फल या पत्तियों को खा जाते हैं। तो ये भी आपके क्या हुए? पीड़क हुए। उसके बाद आता है आपका रोगाणु। तो कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस होता है, जो वायरस होता है पौधों में बीमारी उत्पन्न करता है, उसको रोगाणु कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक स्मट ऑफ द व्हीट, जो गेहूं का पौधा होता है उसमें काला काला पाउडर लग जाता है सीले पे, वो होती है ब्लैक स्मट ऑफ व्हीट, वो फंगल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं बच्चों, इनको हमें दूर करने के लिए फसलों में पीड़कनाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है अनाज का भंडारण के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जब हम अनाज का भंडारण करते हैं तो हमें पूरे मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अनाज को खराब होने से बचाना चाहिए। अब खराब कैसे होता है? जैसे जैविक कारक है, जैविक प्राणियों में द्वारा कीट होते हैं, चिड़िया जो है चिड़चिड़ी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? अनाज को खराब करते हैं। अब अजैविक कारक होते हैं बच्चों, देखिए निर्जीव कारकों द्वारा, जैसे नमी, तापमान और इनके कारण जो है हमारा अनाज खराब होता है। तो ये कारक फसल की गुणवत्ता को, उनकी भार में, रंग में और उनके बीज को जो अंकुरण होना है उसकी क्वालिटी में क्या करते हैं? गिरावट लाते हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चों हमारी फसल के प्रबंधन के समय में सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें फसल को अच्छी तरह से संबंधित रखना चाहिए। हमें स्टोर करने के लिए उसका ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम स्टोर करें वहां पे ज़्यादा नमी ना हो, ज़्यादा ज़मीन से दूर हमें स्टोर करें ताकि उसमें नमी ना जाए और उसमें दूसरे जीव ना लगे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है पशुपालन क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब पशुपालन क्या होता है बच्चों? पशुओं को अपने लाभ के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। अब हम पशुओं को इसके लिए अपने भोजन के लिए भी, पैसे के लिए भी पालते हैं, तो इसको हम पशुपालन कहते हैं। अब पशुपालन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कृषि पशुपालन, कृषि के लिए, दूसरा होता है आपका लाभ के लिए। तो जो हमारा कृषि वाला है इसमें देख लेते हैं, हम दूध को प्राप्त करने के लिए होते हैं और दूसरा कृषि के लिए हम पशुओं को पालते हैं। तो दूध के लिए जो हम पालते हैं वो पशु हैं हमारी गाय और भैंस। अब दूध देने वाली आपको पता ही है जो जीव होते हैं, गाय और भैंस होते हैं, तो इनमें मादा पशु सम्मिलित होते हैं। बाकी जो नर पशु होते हैं जैसे बैल होता है, उसका इस्तेमाल हम हल चलाकर जो है खेतों में जुताई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें नर और मादा पशु की अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। ये होता है आपका पशुपालन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि आपका एक तो एग्जामिनेशन सिर पे हैं और हमें जल्दी से ये चैप्टर कवर करने हैं। अब अगला टॉपिक है पशुओं की देखभाल, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप बीच में पॉज करें, धीरे धीरे समझें, पढ़ें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इसको रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए भाग और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।